चलिए आइए हम लोग अब देखते हैं हिस्ट्री में यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब हड़प्पा सभ्यता जिसे कहा जाता है। इसमें हम लोग यूनिट के हिसाब से पढ़ेंगे। हिस्ट्री आज शुरू हो रहा है और हिस्ट्री में पहला यूनिट पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और उसको एपिसोड वाइज लेके आएंगे। आज का पहला एपिसोड है जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इंट्रोडक्शन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित उसका परिचय बिंदु देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा उपयोगी होगा। दूसरा, हड़प्पा के बारे में जानेंगे और हड़प्पा से संबंधित फैक्ट्स को जानेंगे जो परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है। अब देखते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता के परिचय के बारे में क्या फैक्ट्स हमें याद रखने चाहिए। पहला बात कि हड़प्पा सभ्यता की पहली जानकारी, हड़प्पा सभ्यता की पहली जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। चार्ल्स मेसन ने दिया था और कब दिया था? तो 1826 में। अब दूसरी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, हड़प्पा की खोज दयाराम सोहनी ने 1921 में किया था। और जब दयाराम सोहनी ने इस हड़प्पा स्थल की खोज कर लिए तो इसका नामकरण, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण मार्शल ने 1921 में किया। मतलब इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया? तो मार्शल ने, जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के आसपास में जो क्षेत्र विकसित हुआ वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ और उसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है कि इस सभ्यता में जो सबसे पहला स्थल खोजा गया वो हड़प्पा खोजा गया। किनके द्वारा खोजा गया? तो दयाराम सोहनी के द्वारा खोजा गया। और एक स्थल खोजने के बाद पहला स्थल जो ये खोजा गया हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम इन्होंने, मार्शल ने उसी साल 1921 में ही इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम रखा। अब हम लोग समझ गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन स्थलों में से सबसे पहला स्थल था जो खोजा गया था। अब आते हैं हम लोग दूसरी बातों पे। अब यहाँ पे ये दूसरा बात समझे, खोज, नामकरण, और एक और जानेंगे यहीं पे कि जॉन मार्शल ने ही हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा था। मतलब कि इस समय के लोग शहरी जीवन जैसे जीते थे और इनका सभ्यता नगरीय सभ्यता था। यह बात उन्होंने 1924 में कहा। आगे देखते हैं पांचवा हड़प्पा से संबंधित बात, इसका एरिया हम लोग याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया था वो 12.99 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला था। मतलब लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में एरिया में फैला था। जैसे आज हम लोग याद रखते हैं कि भारत का एरिया 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, उसी तरीके से 32.8 आज के भारत का एरिया है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया था वो लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। मतलब दुगुना से ढाई गुना कह सकते हैं कि आज का भारत सिंधु घाटी की सभ्यता का जो भारत है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया है वो इससे वो ढाई गुना अधिक है। अब क्या देख रहे हैं कि इस काल को, इस सिंधु घाटी सभ्यता के काल को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं और इसे धातु युग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे पहले धातु का प्रयोग शुरू हुआ। तो कौन सा धातु का प्रयोग शुरू हुआ? तो कांसा का, इसीलिए इसे कांस्य युग भी कहते हैं। मतलब धातु युग, क्योंकि धातु की शुरुआत हो रहा है इस सभ्यता में, और इसे कांस्य युग इसलिए क्योंकि सबसे पहले धातु के रूप में कांसा का प्रयोग देखने को मिलता है। और दूसरी बात, इसी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आदि ऐतिहासिक काल मतलब इतिहास को पढ़ने के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग प्राग ऐतिहासिक काल और दूसरा भाग आधि ऐतिहासिक काल और तीसरा भाग को कहते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको ध्यान देकर हम लोग समझेंगे कि इसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है और इसके जो भी जानने के स्रोत हैं और बस सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य है।
लेकिन आज ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य इसके जानने के स्रोत हैं और लिखित साक्ष्य है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित साक्ष्य है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक भी है और लिखित साक्ष्य भी है, उसको पढ़ा भी गया है, समझा भी जाता है, तो उसमें हम लोग मानते हैं कि वो ऐतिहासिक काल है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इतिहास को पढ़ने के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा जाता है, प्राग, आद्य और ऐतिहासिक काल। आगे देखते हैं हम लोग 7वें नंबर पे हड़प्पा से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं कि पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर है। आज जो भारत है उसकी लंबाई 3214 है, 3214, और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 है। 2933 किलोमीटर में है दोनों, जैसे वहां पे किलोमीटर में है वैसे यहाँ पे। याद रखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, नॉर्थ से साउथ 1400 है, मतलब यहाँ पे नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट की तुलना में कम है। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं भारत में तो इसका उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा है और पूरब से पश्चिम की लंबाई थोड़ा सा कम है। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसमें पूरब से पश्चिम की लंबाई ज्यादा है 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर है। याद रखेंगे इस बात पे। अगला बात कि इस लंबाई के बारे में, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई के बारे में सबसे पहले कौन बताया, तो रंगनाथ राव। रंगनाथ राव, याद रखेंगे कि पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण रंगनाथ राव। इसी में हम लोग देखेंगे कि इस सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का शेप कैसा है, आकार कैसा है, तो वह त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है। अगला देखेंगे 9 पे इसके कालक्रम के बारे में, कालक्रम के बारे में। इसके कालक्रम में के बारे में हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब रहा, तो 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी, ये एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से डेटा है, 2600 बीसी से 1900 बीसी। लेकिन बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक में इसके काल को माना जाता है 2500 से लेकर 1750 बीसी, जो ये परफेक्ट टाइमिंग है। हम लोग याद रखेंगे दोनों बात, ये एनसीईआरटी है और ये और सब बुकों में भी दिया गया है। तो हमें आंसर बनाना हो तो हम लोग एनसीईआरटी के साथ जा सकते हैं क्योंकि ये सरकार की बुक है। अगला कि कालक्रम के निर्धारण के तौर पे 2 मेथड का प्रयोग किया जाता है। एक मेथड है यूरेनियम मेथड, यूरेनियम मेथड, दूसरा है कार्बन 14। अब देखिए कार्बन 14 मेथड का प्रयोग हम लोग जीव और जीवाश्म से संबंधित एज के बारे में पता करते हैं, आयु के बारे में पता करते हैं। जीव और जीवाश्म से संबंधित का टाइमिंग को पता करना है तो उसके लिए कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हर एक जीव और जीवाश्म में कार्बन की मौजूदगी होती है, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। आते हैं हम लोग यूरेनियम मेथड में। तो यूरेनियम मेथड में जीव और जीवाश्म से ऊपर, जैसे पर्वत, चट्टान, पृथ्वी, इन सभी चीजों के बारे में, पिंडों के बारे में, उनके आयु का निर्धारण यूरेनियम मेथड से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर लगाते हैं कि इस सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के लोग इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स के किस सेक्टर में ज्यादा अग्रणी थे, तो द्वितीयक क्षेत्र में, मतलब व्यापार का पैमाना इनका बहुत फैला था। ये व्यापार में बहुत समृद्धि हासिल कर चुके थे। ये इनके बारे में ये बताता है कि ये लोग नगरीय सभ्यता से थे और नगर में लोग ज्यादा रह रहे हैं, यानी बिजनेस व्यापार का मामला इनका फैला हुआ है। तो द्वितीयक क्षेत्र में ये ज्यादा ग्रो किए हैं। अगला है इसके विस्तार से संबंधित कि इस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में है, तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब हम लोग इसमें 12वें पॉइंट पे देखेंगे, इसकी चौहद्दी के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये गांव का चौहद्दी है, उसी तरीके से हम इसमें देख लेते हैं कि इसके नॉर्थ में सबसे अंतिम स्थान क्या है।
सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वो कौन सा स्थल है जो नॉर्थ में सबसे ऊपर में है? तो मांडा है। मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि साउथ में जो स्थल है वो दयामाबाद है। मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता हुआ तो सबसे नॉर्थ में जो स्थल है उत्तर में वो मांडा है, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी। दूसरी बात कि दयामाबाद साउथ में कौन है? तो दयामाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। और देखेंगे आगे पढ़ के किसी के नाम देवगिरी, दयामाबाद और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। फिर उसमें देखेंगे दयामाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है और ये परवरा नदी जो गोदावरी नदी का पुराना नाम है उसी के किनारे बसा है। साउथ में दयामाबाद, नॉर्थ में मांडा, ईस्ट में आलमगीरपुर जो यूपी में पड़ता है और हिंडन नदी के किनारे है। यूपी में आलमगीरपुर पूर्वी छोर है। पश्चिमी छोर सुतकांगेडोर है। पश्चिमी छोर सुतकांगेडोर है जो बलूचिस्तान में पड़ता है और यह दासक नदी के किनारे बसा है। मतलब ये पाकिस्तान का एरिया और ये भारत का यूपी का एरिया और ये महाराष्ट्र का एरिया, ये जम्मू कश्मीर का एरिया, ये इसके लास्ट छोर है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग दूसरा ये था जिसमें इंट्रोडक्शन से संबंधित हम लोग कुछ बातों को जानकारी प्राप्त किए। अब हम लोग इसके एक एक स्थल का ऑपरेशन करेंगे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा, धौलावीरा, इन सभी स्थलों से क्या क्या मिला है, इससे संबंधित क्या जानकारी है जो परीक्षा उपयोगी है और हमें याद करना चाहिए। आइए देखते हैं हड़प्पा की खोज यहाँ पे बता दिया गया है कि दयाराम साहनी 1921 से। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रावी नदी हड़प्पा किसके किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। क्या में बहुत ये फेवरेट क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो रावी नदी। दूसरा बात कि हड़प्पा से कुम्हार का चाक मिला है। कुम्हार का चाक जिससे वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। दूसरी बात कि हड़प्पाई मुहर जो सिरखंडी नामक पत्थर से बनाए जाते थे वो भी हड़प्पा से संबंधित है। उसके बाद शव को दफनाने का साक्ष्य हड़प्पा से मिलता है। मतलब एक यहाँ पे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कब्रिस्तान का साक्ष्य कहाँ देखने को मिलता है? तो हड़प्पा में। शव को दफनाने का साक्ष्य हड़प्पा में। फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 17 नंबर पे कि हड़प्पा से कौन कौन से अनाज मिले हैं। तो ये अनाज मिले हैं गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल। गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल। मातृदेवी की पूजा हड़प्पावासी करते थे। और यहीं पर जान जाएंगे, समझेंगे कि प्राकृतिक पूजक थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? तो प्राकृतिक पूजक थे, मतलब नेचर को पूजा करते थे। पौधे को, हवा को, अग्नि को, सूर्य को, ये इनकी पूजा करते थे। एक सिंगी जानवर के अवशेष भी हड़प्पा से मिला है। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ये एपिसोड 1 हुआ हिस्ट्री का, और अगले एपिसोड में हम लोग मिलेंगे जिसमें हड़प्पा से संबंधित अन्य बातों को जानेंगे। जैसे इसमें हड़प्पा हुआ, अगला में हम लोग मोहनजोदड़ो को, चौहंदड़ो को, लोथल को, रंगपुर को और बाकी स्थलों को जानने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम उपयोगी होंगे।